एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति जब अपने घर से निकलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि आज ऑफिस में जाकर या मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर बढ़िया से काम करूंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि ज़्यादा पैसे कमाकर घर लौटूं और अपना रेंट, अपने राशन का बिल, अपने बच्चों की फ़ी और अपने बैंक की किस्त समय पर जमा कर पाऊं। लेकिन जब उसे अचानक ये सुनने को मिलता है कि शहर में दंगे हो गए, जिस वजह से मार्केट बहुत कुछ दिनों तक बंद रहेगा, इंटरनेट कुछ दिनों तक बंद रहेगा, शहर में कर्फ्यू लग गया है, 144 लगा हुआ है, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, तो वो अंदर से ना टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले का ना कॉल आने लग जाता है कि भाई पैसे जमा करो, भाई तुम्हारी किस्त कैसे बाउंस हो गई, पैसे जमा कराओ। अब बैंक वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर में दंगे लगे हो या लॉकडाउन लगा हो या बारिश आ रही हो, बैंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कैसा भी मौसम हो, आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। ये दर्द एक मिडिल क्लास व्यक्ति ही जान सकता है। आप मिडिल क्लास अगर है तो कमेंट करके बताइए कि लॉकडाउन में बैंक वाले आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। अगर आपने लोन्स वगैरह लिए हो तो मकान मालिकों ने तो घर खाली करवा दिया था किराया नहीं देने की वजह से, तो सोचिए जरा इंसान कैसे जिएगा। जब उसे यह बात पता चलती है कि भाई शहर में दंगे हो रहे हैं तो वो अंदर से ना टूट जाते हैं, अंदर से उनका जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। तो जब दो समुदाय या दो जाति आपस में लड़ते हैं तो लोग उसको समझा बुझा कर क्या करते हैं, सेटल करवा देते हैं। भाई ठीक है भाई, आपस की बात है, छोड़ो हटाओ, गले मिलो, बात खत्म करो। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि पॉलिटिकली जब दंगे कराए जाते हैं, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होकर, प्रवोक कराकर जब दंगे करवाते हैं, तो उस समय ये सिचुएशन को देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतना दुख होता है कि क्या इसी दिन के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई थी, शहीद हुए थे हमारे क्रांतिकारी। आपको पता है अंग्रेज जो थे वो 200 साल भारत में राज करके गए। तो मैं पहले जब पढ़ता था तो मुझे ये लगता था कि शायद अंग्रेज इस वजह से भारत में 200 साल रह गए कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जानते नहीं हैं चीज़ों को। फिर मुझे यह भी लगता था कि यहाँ के लोग शायद अंग्रेजों से बिक गए होंगे, जिस वजह से अंग्रेज यहाँ पर लंबे समय तक राज करके गए। लेकिन सच्चाई का पता ना आज चला है कि अंग्रेज यहाँ पर लंबे समय तक, मतलब 200 साल तक केवल इस वजह से राज कर पाए थे कि अंग्रेज जानते थे कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाओ और लंबे समय तक राज करो। क्योंकि लोग जब धर्म के नाम पे लड़ने लग जाते हैं तो उन पर राज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से अपने भी देश में कुछ देखने को मिल रहा है कि हर दिन नए नए मसले मसाइल आ रहे हैं धर्म के नाम पर, और लोग इमोशनल होकर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल जिंदगी में जो सुख शांति जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला है संभल इंसिडेंट में। यूपी का एक जिला है जहां पर शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। तो चलिए मैं थोड़ी बहुत बातचीत आज करूंगा। मैं आपको ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास क्या चाहता है और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां होती है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या जिम्मेदारियां निभाई। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मोहन भागवत सर की एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए, फिर हम लोग आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। इन्हीं बातों का अनुमान लगाते हुए हमारे देश के नेताओं ने 1991 में एक कानून बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून में हमारे देश के नेताओं ने इस बात को साफ साफ मेंशन कर दिया, एक डेट तय करके कि 15 अगस्त
1947 मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन जो रिलीजियस प्लेसेस जिस तरीके से है वो वैसे ही रहेंगी, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकता है। तो ये बात कानूनी रूप में आ गई, ठीक है। कब? 1991 में। इसके थोड़े टाइम के बाद आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के मैटर में दंगे हुए, लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। देखिए, दंगे का जो दर्द होता है ना, ये वो परिवार ही बता पाएगा जिस परिवार पे बीता है। ज़्यादातर लोग तो बस दंगे के नाम पे वोट लेने में लगे रहते हैं, लेकिन दंगे का जो मार झेलता है बस उसी परिवार से जाके पूछो जिस परिवार को दंगे की वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है। दंगे में कोई भी कम्युनिटी नहीं जीतती है, केवल एक ही कम्युनिटी जीतती है, जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज, जो दंगे करवाते हैं। तो आपने यहां पर क्या देखा? 1991 में हमारी संसद ने, हमारे देश के लीडर्स ने क्या किया? एक कानून बना दिया कि भाई ठीक है, चलो जितने दंगे फसाद देश में होने थे हो गए। देश का 2 भाग तो ऑलरेडी हो रखा है भाई, पाकिस्तान और भारत के नाम से 1947 में। उसके बाद भी देश के अंदर इंटरनल छुटपुट दंगे हो ही रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल ही रहा है। तो भाई कानून बना के कम से कम इतना है कि ठीक है, बाबरी मस्जिद के मैटर को तो कोर्ट जो है फैसला देकर सुलझा देगी, लेकिन कम से कम भविष्य में दंगे फसाद ना हो, ठीक है। तो संसद ने यहां पर क्या किया? कानून बना दिया। क्या कानून? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसमें साफ साफ लिख दिया कि भाई आप किसी भी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा को, चर्च को, ठीक है, इस आधार पे चेंज करने की मांग नहीं करोगे कि पास्ट में ये मंदिर था या मस्जिद था या गुरुद्वारा था या चर्च था। और हाँ, इस कानून में एक अपवाद रख दिया कि बाबरी मस्जिद का फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट बाबरी मस्जिद के फैसले को देगा और कोर्ट जो फैसला देगा लोग उसको मानेंगे। तो 2019 में आपने देखा कोर्ट ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं को दिया जाता है, हिंदू अपने श्रद्धा के साथ वहाँ पूजा पाठ करें और रामलला का वहाँ पे विशाल मंदिर बनाए, ठीक है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी कहा कि भाई तुम मुसलमानों को ज़मीन दो और उसके लिए एक बढ़िया मस्जिद बनाओ, ठीक है। तो देखो ये कोर्ट ने कितना बढ़िया इंसाफ किया, ठीक है। तो मामला सब कुछ सही चल रहा था, अब संसद ने भी अपनी परिपक्वता दिखाते हुए, हमारे देश के लीडर्स ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए कानून बना दिया कि भाई भविष्य में बाबरी मस्जिद के बाद भविष्य में कोई दूसरा मैटर ना हो, ठीक है। लेकिन हमारे देश के नेता लोग, काम वाम कुछ करना है नहीं, लोगों को लड़वाना है और अपने उल्लू सीधा करना है, ठीक है। वो बस अपने ऐसे मसले को वो हवा देता जाएगा, ठीक है। तो ये मसला स्टार्ट हो गया ज्ञानवापी से। ज्ञानवापी में भी एक व्यक्ति गया कोर्ट में कि हमको ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको चेक करना है, उसके अंदर एक मंदिर होने की संभावना है, ठीक है। अब देखो, मैं ना धर्म के मामले में ज़्यादा बातचीत करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, रोजी रोटी खुद कमानी है और अपने परिवार को पालना है, इसलिए मैं ज़्यादा धर्म के मामले में नहीं फंसता हूँ। इसलिए ज़्यादा धार्मिक जानकारी जो धार्मिक लोग की देंगे, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो ज्ञानवापी से मसला जो है स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, धार्मिक जो कैरेक्टर है उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना, लेकिन ऊपर से सर्वे कर सकते हो, ठीक है। अब लोअर कोर्ट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या किया, इस बात को पकड़ लिया। इसलिए अभी आपने हाल फिलहाल में क्या देखा, संभल में यही मैटर आपके सामने देखने को मिला। गिरी नाम के एक महंत है, उन्होंने मतलब 7-8 लोग मिलके कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया। 19 नवंबर के दिन कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, ठीक है। जबकि 20 नवंबर को क्या होना, इलेक्शन होना था। अब देखो क्या हुआ कि 19 नवंबर के दिन 2 बजे के आसपास, 2 या 1:30 बजे के आसपास याचिका दायर किया। कोर्ट ने 4 बजे के आसपास क्या हुआ, याचिका में अपना ऑर्डर भी दे दिया। कोर्ट याचिका में कहा कि भाई इसमें हरिहर मंदिर होने की संभावना है, हमें सर्वे का आदेश दिया जाए, सर्वे का एक आदेश पारित किया जाए ताकि हम लोग मामला के प्रति ट्रायल वगैरह चला सके। कोर्ट ने क्या किया पता है, 2 घंटे के अंदर आदेश पारित कर दिया। हाँ जी ठीक है, चेक कर लो जाके। 4:30 बजे कोर्ट ने आदेश पेश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 6-6:30 बजे के आसपास डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब, ये सब क्या किए, 6:30 बजे टीम लेकर, मतलब 6-6:30 बजे के आसपास, मुझे एग्जैक्ट थोड़ा टाइम जो ऐसे मेरे को पता चला नेट पे पढ़ने पे, तो टीम लेकर पहुंच गए सर्वे करने के लिए। अब आप जरा सोच के देखिए, इतना फास्ट कोर्ट का एक्शन। तो हम तो कोर्ट से ये कहना चाहेंगे कि जैसा बाकी बहुत सारे फैसले और भी हैं, इतना फास्ट एक्शन लेते हैं आप तो फिर मिडिल क्लास जो अपने रोजी रोटी पे ध्यान दे पाएगा। तो कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया और एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया कि भाई एडवोकेट कमिश्नर की मतलब निगरानी में सर्वे हो जाएगा। अब ये जो थी पुलिस की टीम और जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी,
जाकर सर्वे करने के लिए पहुंच गई उसी दिन शाम को 6 बजे, 6 सवा 6 बजे के आसपास। ठीक है, 1-1.5 घंटे का सर्वे हुआ। फिर लोग वहाँ से चल ठीक है, वहाँ के भी लोगों ने बोला चल यार हो गया सर्वे हो गया, चला गया। अब देखो 4 घंटे के अंदर क्या हुआ, कोर्ट में पिटीशन भी गया, ऑर्डर भी आ गया, सर्वे भी हो गया। तो कौन कहता है कि हमारे जो कोर्ट है वो फास्ट नहीं है। ठीक है, इतना फास्ट हमारा कोर्ट है, 5 करोड़ केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, जिनमें तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट मसला था ये कि इससे देश की गरीबी दूर होने वाली थी। खैर बहरहाल कोर्ट के अपने विवेकाधिकार है, कोर्ट ने अपना काम किया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर 24 तारीख के दिन सुबह 7 बजे पुलिस बल और जो अधिकारी वगैरह थे पहुंच गए सर्वे करने के लिए। अब सर्वे हो रहा था, अंदर कुछ हुआ, लोगों में र्यूमर फैला और र्यूमर फैलने के बाद पत्थरबाजी स्टार्ट हुई और पुलिस प्रशासन पे यह आरोप लगता है कि इनकी तरफ से गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई। 4 लोगों की जाने गई, यहाँ पर लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भाई दंगे का जिम्मेदार कौन है। इससे थोड़े दिन पहले आपने देखा बहराइच में भी दंगे हुए, बिहार में भी आपने देखा कुछ जगहों पर दंगे हुए। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पे दंगे हुए। इस साल में 2024 में भी कई जगह पे दंगे हुए। लेकिन मन में ये सवाल आता है कि इस दंगे का जिम्मेदार है कौन लेगा ऐसे दंगों की जिम्मेदारी। पुलिस क्या कर रही है, ढूंढ रही है अभी उन लोगों को जो पत्थर मार रहे थे। तो ठीक है भाई, पत्थर मारना बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, अपनी बात आप कहिए, आप नारे लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो जिससे हिंसा भड़के। ठीक है, तो पत्थर मारना तो 100% गलत है, 1000% गलत है, इसमें किसी भी तरीके की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। पत्थर मारना 100% गलत है। ठीक है, लेकिन क्या दंगे का जिम्मेदार ये पत्थर मारने वाले लोग हैं? बताइए मुझे जरा। नहीं, मेरा अपना व्यू नहीं। दंगे का जो रूट है वो कुछ और है। पहला रूट कि जब 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना दिया, हमारी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि रिलीजियस प्लेस के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना है, रिलीजियस प्लेस के साथ में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो सर्वे करने का क्या मतलब हो सकता है। मान लीजिए सर्वे में कोई बात निकल गई है वैसी, तो क्या होगा फिर आप उसको तोड़ोगे या आप उसको चेंज करोगे। जबकि चेंज करने की बात क्या है, साफ साफ मना है कि किसी भी धार्मिक प्लेस के कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो फिर सर्वे का मतलब ही क्या बनता है। तो मेरे को बात जो ये समझ में आई कि सर्वे का मतलब यही बनता है कि भाई ये फिर सर्वे होगा, 4 लोग जाएंगे, कोई अलग तरह के नारे लगाएंगे, कोई अलग तरह के नारे लगाएंगे, ये बातें मोबिलाइज होगी। मीडिया का तो आपको पता ही ना। एक जमाने में मीडिया जब कुछ बोलता था तो लोग ऐसे सुनते थे, गौर से ध्यान से सुनते थे। आज मीडिया को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लोगों ने क्या किया, अलग अलग नाम दे दिया है। लोग मीडिया को जोकर बोल देता है, क्योंकि मीडिया की बातों में आजकल सच्चाई नहीं रही। इसलिए लोग जो है मीडिया पे यकीन करना बंद कर दिए। वो तो थैंक यू, यूट्यूब को तो थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए कि सच बातें जो सामने आ जाती है। ठीक है, सच बातें सामने आ जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि जब कानून ऑलरेडी बना दिया गया कि किसी भी रिलीजियस प्लेसेस में आप चेंज नहीं कर सकते, उनके कैरेक्टर को नहीं बदल सकते, तो भाई सर्वे का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पहला रीजन, सर्वे का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जो लोग पिटीशन वगैरह डाल रहे हैं, हमारा हाथ जोड़कर उनसे विनम्रतापूर्ण रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने समाज को ध्यान दीजिए। आप हमारे बड़े हैं समाज में, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए कि आपके एक एक्ट के वजह से कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो आपसे विनम्रतापूर्ण हमारा रिक्वेस्ट है। ठीक है, दूसरी बात, प्रशासन को भी ये बात समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रशासन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, काम करने का तरीका होता है। प्रशासन को भी संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, अपनी सोसाइटी को समझकर काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट के तो अपने एजेंडे हो सकते हैं, अपना माइंडसेट हो सकता है, लेकिन प्रशासन का अपना माइंडसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रशासन को हमेशा रहना होता है और गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए रहना होता है। हो सकता है गवर्नमेंट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद चेंज हो जाए। गवर्नमेंट का जो टेन्यूर होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रशासन का टेन्यूर फिक्स होता है। प्रशासन को अपने समाज में रहकर काम करना होता है। प्रशासन अपने समाज को गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर समझता है और प्रशासन के पास में इतनी शक्ति है, इतनी सीक्रेट एजेंसीज है, प्रशासन चाहे तो ऐसे दंगे फसाद कभी ना हो। इसलिए प्रशासन को भी आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ, हमारी तैयारी में कमियां थी। आप गोली चला दोगे या फिर आप किसी को पकड़ के जेल में डाल दोगे, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पॉलिटिकल माइंडसेट कुछ और हो सकता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी माइंडसेट है वो
कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने ये बोला। देखो छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन मैंने इस बात को समझा तो मैंने ये बात कही। और थर्ड बात ये होती है, मीडिया को कम से कम पूरी बात पब्लिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नुकसान के पीछे कहीं ना कहीं जाकर मीडिया भी जिम्मेदार होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना अभी भी पूरी बात पता ही नहीं है। मीडिया को भी पूरी बात, पूरी सच्चाई लोगों तक सही सही बतानी चाहिए। और मीडिया के अंदर इतना क्रेज होना चाहिए कि सही क्वेश्चन पूछे, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। अरे ठीक है, 100 पत्थर मारने वाले को पकड़ के जेल में बंद कर दोगे, इससे दंगे रुकेंगे? दंगे रोकने का आपके पास में क्या प्रॉपर प्लान है? चौथी बात, अपने देश के चीफ जस्टिस, अपने देश के कोर्ट और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे मैटर को ना आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सर कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या फिर बिजनेसमैन बन जाए, उसके पास में पैसे बहुत आ जाएंगे, लेकिन सुकून शांति तब तक उसको नहीं मिलेगा जब तक सोसाइटी में ऐसे दंगे फसाद नहीं रुकेंगे। और पांचवी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी बात जरूर कहिए, पूछिए, सवाल पूछिए ना नेताओं से। आप एमपी से सवाल पूछिए ना, मतलब मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से सवाल पूछिए ना। 5 करोड़ रुपए तुम्हें हर साल मिलते हैं, कहां खर्च करते हो? दिखाओ जरा पिछले साल कहां खर्च किए थे। एमएलए से आप पूछो ना सवाल। एक एमएलए को 20 लाख रुपए से लेकर 12 करोड़ तक का फंड मिलता है सालाना। छोटे स्टेट के एमएलए को कम पैसे मिलते हैं, बड़े स्टेट के एमएलए को ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों का कहां खर्च करते? आप सवाल करें, सवाल। दंगे फसाद में बिल्कुल भी ना उलझे। और दंगे फसाद की बात कोई करता तो उनसे आप सवाल पूछो कि भाई पिछले साल जो तुमको 5 करोड़ रुपए मिला था, कहां खर्च किया तुमने? एमपी से पूछो और अपने एमएलए से पूछो कि पिछले साल जो तुमको फंड मिला, कहाँ तुमने खर्च किया? भाई सवाल पूछो, सवाल। ये देश हमारा है, हम सबका ये देश है भैया, ये हम सबका ये देश है। और सुख शांति से सब्र है भाई, परिवार के साथ खुश रहे, जिंदगी के मजे ले यार, जिंदगी के मजे ले, पढ़े लिखे आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करे। धर्म पर्सनल मैटर है, अपने घर पे बैठ के, अपने मंदिर में बैठ के, अपने मस्जिद में बैठ के खूब इबादत करो, खूब पूजा पाठ करो यार। ऊपर वाले से बस सुख शांति की क्या करो, दुआ करो। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।